This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. Assalamu alaikum and welcome back to the channel. This is Afaq Manzar from Standard Capital Securities. कंपनी एनालिसिस की सीरीज़ में हमने OGDCL कंपनी का हमारी वेबसाइट scstrade.com के ऊपर जितने भी रेशोज थे वो सारे डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ रेशोज जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशो हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ रेशोज देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी कंपनी थी OGDCL, इसके अंदर हमारे अर्निंग वाले टेप के अंदर कुछ रेशोज है जिसके अंदर हम अर्निंग्स को देखते थे। उसके अलावा इक्विटी के कुछ रेशोज थे, हमने ये सारे इनके पीछे की लॉजिक, इनके फार्मूलाज और इनकी इंटरप्रिटेशन भी देखी थी कि वो कैसे की जाती है, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद डिविडेंड, सेल्स, एंटरप्राइज वैल्यू, कैश, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, यहाँ तक हमारे जितने भी रेशोज थे ये आपको हर कंपनी के अंदर मिलेंगे। हमने तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए OGDCL को डिस्कस किया था, लेकिन ये आपको जितने भी रेशोज है हर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके अंदर कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशोज होते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो काम होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा होता है, तो उनके लिए कुछ अलग रेशोज होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनके लिए जब आप कंपनी किसी बैंक का यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे होंगे, उनकी कोई कंपनी स्नैपशॉट उनका देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको वो टेप देखने को मिलेगा। अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे देखेंगे सॉल्वेंसी रेशो था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी रेशोज़ हैं, कुछ रेशोज़ जो हैं वो इस कंपनी या जो सेक्टर की कंपनी होती है उसमें अब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ रेशोज़ जो होते हैं वो कंपनी में कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होते या कम्प्लीटली इरेलेवेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशो था जिसके अंदर हम देखते थे कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो क्या है और इक्विटी टू एसेट रेशो क्या है। अब जहाँ तक हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक का तो पूरा काम ही डेट के ऊपर चल रहा होता है, तो इस वजह से ये रेशो वहाँ पे इतना कोई ख़ास आपको पिक्चर नहीं देता और कम्प्लीटली इररिलेवेंट होता है। तो वहाँ पे सर क्या देखना होता है, वहाँ पे कुछ दूसरे रेशोज़ होते हैं जो आपको उस सेक्टर के लिए मदद देते हैं। तो आज हम उनके ऊपर ही बात करते हैं। तो हमारी कंपनी स्नैपशॉट में तो ये सारे रेशोज़ कवर हो गए थे। अब जहाँ तक हम देखें कि UBL बैंक, मैंने एक मिसाल ली है, आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जब आप बैंकिंग सेक्टर के किसी स्टॉक को यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक नया रेशो देखने को मिलेगा, वो चीज़ एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो, इसको ADR भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 रेशोज़ होते हैं, वो हम तीनों ही डिस्कस करेंगे। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशो का मतलब क्या है कि ये रेशो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही देखा जाता है। इसी तरह अगर इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे कि आपकी EFU कंपनी, जुबली है, इस तरह की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर उनको आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको कुछ उनके अलग से हमारे इंश्योरेंस के रेशोज़ आते हैं, उनको देखना होता है। इसकी तरह और कोई हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनी, मैं मिसाल लेता हूँ कि जैसे हमारे ETFs हैं या हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको जब एनालाइज करना होता है तो वहाँ पे अलग से रेशोज़ होते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जो जस्ट उन्हीं कंपनीज़ को एनालाइज करने में मदद देते हैं। इन रेशोज़ को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैंकिंग सेक्टर का जो कोर बिजनेस मॉडल होता है, यानी कि बैंक्स अपना कारोबार करते कैसे हैं, कैसे वो पैसे कमाते हैं, पहले उनके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी खासा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं एक बैंक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक बैंक है। मैं थोड़ा ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ सही तरह के लिखूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बैंक है, कोई भी बैंक हो, XYZ बैंक हो, यहाँ पे हमने बैंक लिख लिया। और दूसरा हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है एक पर्सन है यहाँ पे, और जिसका नाम है मिस्टर अली। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका नाम है मिस्टर अली, ठीक है। अब मिस्टर अली को जो है वो ये रिटायर हुए थे, इनको कुछ अमाउंट मिली थी, वो अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहते थे कि ताकि उनका जो सैलरी है या इंस्टॉलमेंट है वो बन के उनको हर महीने मिलती रहे। लेट्स सपोज करते हैं हम छोटी सी अमाउंट से कि इनको जो है वो 1 लाख रुपए मिले थे और ये 1 लाख रुपए ही बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मिस्टर अली के पास क्या है, मिस्टर अली के पास है 1 लाख रुपए। मिस्टर अली ने कहा, बैंक से बातचीत की कि मैं आपके पास 1 लाख रुपए रखना चाह रहा हूँ, मुझे
साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो उनको बैंक जो है वो ये कहता है कि भाई आप अगर ये 1 लाख रुपए हमारे पास आज रखवाते हैं तो 1 साल के बाद हम आपको 8% का रिटर्न देंगे। यानी कि 8,000 एक्स्ट्रा देंगे। 1 लाख रुपए आपके प्रिंसिपल, 8,000 हम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट देंगे एक तरह से। तो मिस्टर अली कहता है ओके, आप जो है वो ये अमाउंट अपने पास रख लें। तो हम क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट है मिस्टर अली की, ये हम बैंक ने डिपॉज़िट हो गई एक तरह से। तो अब बैंक के पास कोई प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं है कि वो ये 1 साल के बाद पैसे रख के जो है वो प्रिंट करके 8,000 एक्स्ट्रा मिस्टर अली को दे दे, और वो देने ही हैं। तो बैंक क्या करता है कि इस पैसे को मुख्तलिफ जगह पे कुछ एडवांस देगा लोगों को, कुछ बिजनेसेस को, और कुछ जो है वो अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, ताकि मिस्टर अली को जो 1 साल के बाद 1 लाख और 8,000 देने हैं वो भी हमारी ऑब्लिगेशन पूरी हो जाए और हमारा अपना भी प्रॉफ़िट बने। एक छोटा-सा मिसाल लेते हैं कि ज़्यादातर उमूमन जो है समझने के लिए ये होता है कि मिस्टर अली ने तो बैंक को पैसे दे दिए, लेकिन एक दूसरा बंदा आता है, हम यहाँ पे उसकी भी इमेज ड्रा कर लेते हैं, जिसका नाम है मिस्टर फराज। अब मिस्टर फराज को इसका एक छोटा-सा कारोबार है और इनको भी 1 लाख रुपए उधार या लोन चाहिए। तो ये भी बैंक के पास आता है कि भाई आप जो हैं मुझे 1 लाख रुपए दे दो उधार। तो मिस्टर फराज के बैंक के साथ मामलात तय होते हैं और इनको भी 1 साल के लिए चाहिए। तो बैंक इनको कहता है कि ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए लोन दे देते हैं, लेकिन हम आपसे 20% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन यानी कि 1 साल के बाद जब आप हमारे पास आएँगे, तो 1 लाख रुपए तो आप हमें वापस देंगे ही देंगे, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन 20,000 आप एक्स्ट्रा भी हमें देंगे, जो हमारा प्रॉफ़िट होगा या इंटरेस्ट होगा एक तरह से। तो मिस्टर फराज कहता है इट्स ओके, मैं आपको 1,20,000 रुपए दे दूँगा। तो बैंक क्या करता है कि ये जो 1 लाख रुपए थे, ये मिस्टर फराज को दे देते हैं एज़ अ लोन। यहाँ पे मिस्टर फराज के पास 1 लाख रुपए लोन आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 1 साल का टाइम जो है अब तीनों के पास है। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, हम जो है वो 1 साल के बाद आ गए, तो अब क्या साइकिल बनेगी। अब मिस्टर फराज को ये 1 लाख रुपए बैंक को वापस देने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि भाई मिस्टर फराज ने ये 1 लाख रुपए बैंक को वापस दिए और ये पैसे बैंक के पास 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब बैंक ने कहा कि भाई 1 लाख रुपए थोड़ी, आपको तो हमें इंटरेस्ट भी देना था ना। तो मिस्टर फराज ने कहा कि बिल्कुल, मुझे जो है वो आपको 20,000 रुपए की, जहाँ तक हमारी बात हुई थी 20% का रिटर्न, मैं आपको 20,000 रुपए जो है इंटरेस्ट यानी कि सूद भी आपको दे रहा हूँ। तो 20,000 भी मिस्टर फराज से यहाँ पे आ गए। तो बैंक के पास अब जो है वो 1,20,000 आ गए। अब मिस्टर अली को याद आया कि भाई मेरे पैसे पड़े थे बैंक में, तो मुझे जाके बैंक से पैसे लेने हैं। तो मिस्टर अली क्या करता है, वो जाता है बैंक के पास कि भाई आप मुझे अपने जो 1 लाख रुपए मुझसे उधार लिया था, 1 साल हो गया है उसको, आप मुझे वो अपना प्रिंसिपल 1 लाख रुपए भी वापस दो, और जो हमारी बातचीत हुई थी कि आप हमें 8% का रिटर्न देंगे यानी कि 8,000 वो भी दो। तो जैसे ही मिस्टर अली जाता है बैंक के पास, तो बैंक कहता है ओके, नो इश्यू, आपको जो है हम आपका यहाँ पे प्रिंसिपल जो है आपका 1 लाख रुपए वो वापस करते हैं। तो 1 लाख रुपए जो यहाँ पे था, ये मैं आपको आपका प्रिंसिपल वापस कर लेता हूँ। ये उन्होंने दे दिए थे पैसे, ठीक है। मिस्टर अली ने कहा कि भाई ये तो आपने दे दिए, लेकिन मुझे आप रिटर्न भी तो दो। आपने, हमारी बात हुई थी कि आप मुझे एक्स्ट्रा 8,000 रुपए दोगे। फाइनेंस में इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो बैंक ने कहा कि बिल्कुल भाई, आपको हम 8,000 एक्स्ट्रा देंगे। तो वो 8,000 जो है बैंक, सॉरी 8,000 जो है बैंक मिस्टर फराज से जो अमाउंट आई थी 20,000 की, उसमें से निकाल के ये 8,000 रुपए इनको वापस करेंगे और 12,000 इनके पास बच जाएगा। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो मिस्टर फराज के पास, मिस्टर अली के पास जो है वो 1,08,000 आ गए, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैंक के पास 12,000 रुपये बच गए। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही इस तरह से काम करता है कि आपने कितने अमाउंट जो है वो उधार ली है, कितने रेट पे लिया है,
और वो आपने कितनी अमाउंट बाकी लोगों को एडवांस दी है, कहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और कितने रिटर्न पे दिए, और उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्प्रेड कहा जाता है, और वो बैंक की छोटी सी कमाई होती है। तो यहाँ पे कंपनी स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं एडवांसेस एंड डिपॉजिट रेशो के अंदर यहाँ पे इक्विटी टू एडवांसेस रेशो भी है और एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो भी है। सबसे पहले हम एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो के ऊपर बात करते हैं। ये समझने के बाद आपको तीनों रेशोज़ भी समझ आ जाएंगे और आपको ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। देखें, सबसे पहले हम इसके फार्मूला की बात करते हैं। एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो का फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था आपकी आसानी के लिए। आप नेट एडवांसेस को डिवाइड करते हैं डिपॉजिट्स के साथ। नेट एडवांसेस क्या होते हैं? नेट एडवांसेस जो हैं वो जैसे कि बैंक ने मिस्टर फराज को 1,00,000 रुपए का एडवांस या लोन दिया था, वो होते हैं। जितने भी कंपनी ने या बैंक ने जितने भी लोगों को या कंपनीज़ को एडवांस या लोन दिया होता है, वो यहाँ पे आ जाते हैं नेट एडवांसेस के अंदर। और यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं हम डिपॉजिट्स के साथ। डिपॉजिट्स यानी कि जितने लोगों ने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर अली ने 1,00,000 रुपए की अमाउंट थी, वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाई थी। तो हम अपनी छोटी-सी मिसाल को देखें पहले, तो मिस्टर अली ने 1,00,000 रुपए लगाए थे बैंक के अंदर, यानी डिपॉजिट करवाए थे, और बैंक ने 1,00,000 रुपए मिस्टर फराज को दे दिए थे। तो यहाँ पे हम अगर 1,00,000 रुपए रखते और उसको डिवाइड भी 1,00,000 रुपए से करते, तो हमारा जो आंसर आता वो 100% आता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि बैंक ने जितनी अमाउंट उसके पास पड़ी थी, जितने लोगों ने डिपॉजिट करवाए थे, उतनी अमाउंट उसने एडवांस के तौर पे बाकी लोगों को दे दिए, बैंक के पास कुछ भी नहीं पड़ा। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी चीज़ें होती है, कुछ रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशोज़ होते हैं, पूरी अमाउंट बैंक जो है वो किसी एडवांस के तौर पे देता भी नहीं। यहाँ पे अगर हम यूबीएल की बात करें तो कंपनी के जो नेट एडवांसेस हैं 1369 बिलियन के हैं, और कंपनी की जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 5168 बिलियन के हैं। हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट से। आप जैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट में आते हैं तो कंपनी के जो बैलेंस शीट के अंदर एडवांसेस है वो 1369 बिलियन है, और कंपनी की लाइब्रेरीज़ के अंदर आपको डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट्स भी आपको दिखा दूँ तो कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं वो तकरीबन यहाँ पे 5168 बिलियन के हैं, यानी कि अप्रॉक्स 5,000 के डिपॉजिट्स हैं यूबीएल के पास, जिसमें से 13,000 के जो हैं वो अप्रॉक्स यूबीएल ने एडवांसेस दिए हैं बाकी लोगों को। और हमारा जो रेशो था उसको हम जाके देखते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो एडवांस डिपॉजिट रेशो था, एडीआर नेट एडवांसेस कंपनी के 1369 बिलियन है, डिपॉजिट्स कंपनी के 5168 बिलियन है। जब आप इसको देखेंगे तो 26% का यहाँ पे एडीआर निकल के आता है। आप यहाँ पे रेशो में देख सकते हैं 26% का एडीआर। उसके अलावा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है, हम अपनी मिसाल में जाते हैं कि मिस्टर अली ने 1,00,000 रुपए लगाए थे, तो यूबीएल ने जो मिस्टर फराज को जस्ट 26 यानी कि 26,000 जो है वो लोन दिया था। बाकी पैसे कहाँ किए? बाकी पैसे कुछ रिज़र्व में रखे, और उसके अलावा जितने भी पैसे थे उन्होंने बैंक में नहीं रखे, ऑब्वियसली उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्टमेंट किए। तो वो भी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिखेगी, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में दिखती है। आप देख सकते हैं कंपनी की जो है वो तकरीबन 9 ट्रिलियन या 9,956 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा रेशो आता है इक्विटी टू एडवांस रेशो। इक्विटी टू एडवांस रेशो क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यूबीएल के केस में 36% है। कैसे आया वो भी जाके देखते हैं। इक्विटी टू एडवांसेस रेशो का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप टोटल इक्विटी जो कि हमारे केस में 505 बिलियन है उसको डिवाइड करते हैं नेट एडवांसेस से, जो कि हमारे केस में 1369 बिलियन है, तो आपको इक्विटी टू एडवांस रेशियो 36% देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने अपने पैसों में से कितना जो अमाउंट है या कितनी परसेंटेज है वो लोन दिया है बाकी लोगों को, इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को। यहाँ पे आके समझते हैं कि जैसे मिस्टर अली ने कोई बैंक को पैसे दिए ही नहीं, लेकिन मिस्टर फराज आ गया कि भाई आप मुझे लोन दो, तो मिस्टर फराज को चाहिए 1,00,000 रुपए थे, लेकिन बैंक के पास तकरीबन जो है वो 36,000 पड़े थे अपने, तो बैंक ने मिस्टर फराज को अपने 36,000 दे दिए और इतना ही लोन दिया। तो यहाँ पे इक्विटी टू एडवांस रेशो में ये देखना होता है।
इक्विटी टू एडवांस रेशो की अगर बात करें तो ये वैसे नॉर्मल ही है, इतना होना चाहिए। अपना बैंक जो है ना कंजर्वेटिव है ना अग्रेसिव है, मॉडरेट चल रहा है। एडवांस टू डिपॉजिट रेशो की बात करें तो ये बहुत कम है वैसे 26%। ये 40 से 50% है। बाकी बैंक्स का मिज़ान बैंक और इस तरह की जितनी भी बैंक्स हैं ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यूबीएल के शेयर होल्डर के हिसाब से अगर देखें तो एक पॉजिटिव चीज़ है। उसकी वजह ये है कि यूबीएल को लगता है कि मिस्टर अली ने जो हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, अगर ये 1 लाख रुपए मिस्टर फराज को दे दें तो हम उस 1 लाख रुपए से सिर्फ 20,000 रुपए ही कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जो लॉजिक या अपनी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगह पे करेंगे, जैसे उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो हम ये 20,000 की जगह हम 40,000 भी कमा सकते हैं। तो 20% हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इस वजह से यूबीएल के केस में ये जो एडीआर है वो कम आ रहा है। और बैलेंस शीट में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि कंपनी के जो एडवांसेस हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। यहाँ पे कंपनी की तकरीबन 9 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, आप देखें यहाँ पे यूबीएल की हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं साल 2024 में वो तकरीबन 2,629 हैं, 2,629 बिलियन है। और कंपनी के साल 2025 में ये 5,168 बिलियन हो गए, जो कि तकरीबन डबल है। ऐसा क्यों हुआ? अब एनालिसिस करते वक्त आपको ये देखना होता है। हालांकि अच्छी बात है बैंक के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट आया अगर हम शेयर होल्डर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये थी कि साल 2024 के अंदर यूबीएल ने सिल्क बैंक को एक्वायर किया था, तो सिल्क बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स थे वो भी यूबीएल की किताबों के अंदर आ गए थे। उनके जो डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यूबीएल के अंदर एक तरह से मर्ज हो गई थी। तो अभी तक यूबीएल ने इस चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं किया। एक हद तक देखें तो एडवांसेस के अंदर भी यहाँ पे आप देखें तो आपको एक लास्ट हमारा रेशियो है कैश टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि 10% यहाँ पे आ रहा है। ये भी आपको देखने को मिलता है। वैसे इतना ख़ास नहीं है, बैंक्स इसको यूजुअली मेंटेन करती रहती है रेगुलेशन की वजह से, लेकिन इसको देखने का तरीका होता है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। आप कंपनी का जो कैश है वो बैलेंस शीट में बताता हूँ आप कहाँ से देख सकते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कंपनी के डिपॉजिट से। तो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं 5,168 बिलियन और कंपनी का कैश है जो ट्रेजरी वाला 548 बिलियन का। आप इसको कहाँ देख सकते हैं? आप यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर ये अमाउंट 548 बिलियन देख सकते हैं। तो आपको कैश डिपॉजिट रेशो देखने को मिलता है जो कि हमारा 10% है हमारे केस में। इसका सर मतलब क्या हुआ कैश टू डिपॉजिट रेशो का? बेसिकली ये बताता है कि जैसे हमारा मिस्टर अली ने 1 लाख रुपए बैंक को दिए थे, तो बैंक 10% अपने पास रखेगी और बाकी के 90,000 मिस्टर फराज को देगी। ये रिक्वायरमेंट थी बैंक की, अपने पास रख रही थी। रिक्वायरमेंट तो वैसे से कम है, लेकिन बैंक अपने पास इतने रख रही थी क्योंकि खुदा ना खास्ता मिस्टर अली और बाकी लोग आज के दिन ही आ गए और बोलने लगे कि भाई आज हमारे पैसे वापस करो, तो बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो इनको पैसे वापस करें और बैंक रन ना हो जाए। तो आई होप कि आपको ये तीनों रेशोज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें थी। तो दिस इज़ अफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.